Hello everyone, this is Raman Modi and I welcome you all to Ashai After LLB। हाँ तो भाई सारे लॉ ग्रेजुएट्स आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। जो हमारा IOCL है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसने लॉ ऑफिसर्स की वैकेंसी निकाली है। ठीक है, अब भाई क्योंकि IOCL एक PSU है और पहले जब ये वैकेंसीज निकला करती थी तो इनमें जो क्वालिफिकेशन होता था ना वो क्लैट पीजी के थ्रू होता था। मतलब आपको पहले क्लैट पीजी क्लियर करना पड़ता था, उसके बाद आप PSU में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते थे। लेकिन इस बार IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इस पूरे के पूरे पाथ को ब्रेक कर दिया है। उन्होंने बोला कि अब हम हमारा टेस्ट खुद से लेंगे। IOCL ने वैकेंसी निकाली और साथ ही अनाउंस कर दिया कि एग्जाम भी हम कंडक्ट करेंगे, जीडी भी हम करवाएंगे और साथ ही साथ इंटरव्यू राउंड भी हम ही करेंगे। हम क्लैट पीजी के बेस पे किसी को भी हायर इस बार नहीं करने वाले हैं। तो ये नोटिफिकेशन जो है आउट हो गया है, इसमें सारी डेट्स बता दी गई हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया गया है, एप्लीकेशन कैसे भरना है वो बताया गया है और साथ ही साथ सिलेबस भी बता दिया गया है। ठीक है, ये सारी चीजें डिटेल में आज के वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है सारे ही लॉ ग्रेजुएट्स के लिए। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है, लिटरली आप सब इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करते हैं भाई। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल फ्यूल, ठीक है, जो हमारी हाँ एक PSU है इंडिया के अंदर, इन्होंने अपनी लॉ ऑफिसर की जो वैकेंसी है वो नोटिफाई करी है। ठीक है, लॉ ऑफिसर की वैकेंसी, अब मैं आपको बता दूं ये ग्रेड ए जॉब है। ठीक है, ये एक ग्रेड ए गवर्नमेंट जॉब है, ये कोई प्राइवेट जॉब नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब नहीं है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है लॉ ऑफिसर की। ठीक है, जिसमें की जो सैलरी होती है वो 50,000 से लेके 1,60,000 रुपए महीने तक की हो सकती है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल द बेनिफिट्स जो कि दिए जाते हैं, TA DA PA सारे अलाउंसेस सब मिला के इतनी सैलरी टेंटेटिव बनती है। अब जो एवरेज सैलरी शुरू में दी जाती है एवरेज एक PSU के द्वारा, वो समवेयर बिटवीन 60,000 टू 1 लाख रुपीज पर मंथ होती है, इंक्लूसिव ऑफ सारे के सारे जो भी बेनिफिट्स है। मतलब ये CTC आपका पर मंथ का पहुंच जाता है। तो भाई सैलरी पैकेज देखा जाए तो बहुत अच्छा सैलरी है। ठीक है, और साथ ही साथ ग्रेड ए की जॉब है एंड केवल लॉ ऑफिसर्स के लिए। ठीक है, मतलब दूसरों की भी है, इंजीनियर्स की भी यहाँ निकली है, असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर की भी निकली है, जूनियर इंजीनियर की भी निकली है, लेकिन हमारे लिए केवल कौन सी इंपॉर्टेंट है? लॉ ऑफिसर इंपॉर्टेंट है, हम केवल उसी पे ध्यान देते हैं। ठीक है, अब भाई अगर हम डिसिप्लिन की बात करें, मतलब क्या रिक्वायर्ड है एग्जाम के लिए, तो यहां इन्हें केवल लिख के छोड़ दिया है लॉ, बस लॉ लिख के छोड़ दिया है। इसका क्या इंटरप्रिटेशन निकलेगा? इसका इंटरप्रिटेशन ये निकलेगा कि भाई यहां पे जो भी व्यक्ति इस एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहता है उसके पास मिनिमम लॉ की ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। ठीक है, लॉ की अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, भले ही वो 3 साल वाली हो या 5 साल इंटीग्रेटेड कोर्स वाली हो, आप तभी इस पर्टिकुलर जो नोटिफिकेशन आया है जॉब का उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। साथ ही साथ एक छोटा सा ट्विस्ट यहां इनने और ऐड कर दिया है, मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस पोस्ट लॉ डिग्री यहां लिख दिया है। 2 साल का एक्सपीरियंस पोस्ट लॉ डिग्री मतलब क्या? लॉ डिग्री होने के बाद, आपकी लॉ डिग्री आपके हाथ में आ जाने के बाद या मार्कशीट में जो डेट डली रहती है उसके बाद आपके पास 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस क्राइटेरिया जो है वो पूरा डिटेल में आगे बताया गया है, डिटेल नोटिफिकेशन में, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक, अब जब हम यहां से आगे बढ़ते हैं, यहां देखिए नीचे कुछ डेट्स दी हुई हैं, लेकिन ये डेट्स एक्चुअली चेंज हो गई हैं। टेंटेटिव डेट्स की 10 या 11 तारीख को निकाला गया था ये वाला नोटिफिकेशन, लेकिन ये जो डेट्स हैं ये अभी नए वाले नोटिफिकेशन में चेंज कर दी गई है। 15 तारीख को एक नया नोटिफिकेशन आया है, उसमें डेट्स को चेंज किया गया है। वो क्या है मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक, अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो 15 तारीख को भाई एक डिटेल नोटिफिकेशन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने निकाला है, जिसमें इन्हें सब कुछ बता दिया है, एप्लीकेशन कब निकलेगा, कैसे भरना है, सिलेबस क्या होने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, रिजर्वेशन कितना है, सारी चीजें इस डिटेल नोटिफिकेशन में बताई गई है, जिसको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, अब सबसे पहली तो चीज इसमें हमको चाहिए क्या? लॉ वाला डिपार्टमेंट। देखिए इसमें कितने सारे वैकेंसीज निकाले हैं इस बार, हर एक डिपार्टमेंट की वैकेंसी है। हमको ढूंढना है क्या? हमको ढूंढना है लॉ। ये रहा हमारा लॉ। देखिए अब क्या कहता है भाई ये वाला पर्टिकुलर पोर्शन। सबसे पहली चीज तो ये कह रहा है कि आपके पास एक फुल टाइम, देखिए आपके पास फुल टाइम रेगुलर क्वालिफिकेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट कॉलेज यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय एलेक्ट UGC एज पर द फॉलोइंग। आपके पास एक
फुल टाइम लॉ डिग्री होना चाहिए, पार्ट टाइम इरेगुलर वाली नहीं चलेगी, फुल टाइम लॉ डिग्री होना चाहिए, एक रिनॉन इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज से होना चाहिए जो कि यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त हो। ठीक है, ऐसे कॉलेज से आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। अब इसके बाद नीचे इन्हें बता दिया गया है भाई कि लॉ की डिग्री से हमारा क्या मतलब है, या तो आपके पास 3 साल वाला ग्रेजुएशन हो या 5 साल वाला 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स हो, इन दोनों ही डिग्रीज को यहाँ पे मान्यता प्राप्त कराई गई है। ठीक है, 5 ईयर इंटीग्रेटेड देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, 3 ईयर वाला भी दिया है, 5 ईयर वाला भी दिया है। साथ ही साथ इन्होंने मिनिमम परसेंटेज भी यहाँ पे फिक्स कर दिए हैं कि आपका जो लॉ ग्रेजुएशन है उसमें आपका मिनिमम परसेंट कितना होना चाहिए, जिसके बेस पे आप इस एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं। तो अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी या अदर किसी और उसमें आते हैं तो आपका जो मिनिमम परसेंटेज है आपकी एलएलबी डिग्री 3 ईयर या 5 ईयर में, वो होगा कितना, वो होगा 60%, यानी कि आपके ग्रेजुएशन में कितना होगा 60%। किसके लिए, जनरल और ओबीसी के लिए। वहीं जब हम SC ST और फिजिकली डिसेबल्ड लोगों की बात करते हैं तो उनके लिए केवल 5% ही कम है, 55% उनके लिए रखा गया है। ठीक है, कितना, 55%, माने इतना आपका होना चाहिए किसके अंदर, ग्रेजुएशन की डिग्री के अंदर। अगर आपके ग्रेजुएशन में इतने मार्क्स नहीं आए हैं तो आप इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, इतना चीज याद रखिए। इसके अलावा जो आपकी एलएलबी डिग्री है शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने आपकी कॉलेज को रिकॉग्नाइज नहीं किया है एज अ वैलिड लॉ कॉलेज तो फिर आपकी डिग्री मान्य नहीं मानी जाएगी। इसका मतलब अगर आपने किसी अच्छे कॉलेज से, ढंग के कॉलेज से लॉ किया है जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्य है, रिकॉग्नाइज्ड है, केवल उसी की डिग्री यहाँ पे वैलिड मानी जाएगी। अदरवाइज कोई दूसरी डिग्री किसी दूसरे कॉलेज की यहाँ पे मान्य नहीं होगी। तो पहले आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाके चेक कर लीजिएगा कि आपके कॉलेज उनकी लिस्ट में आता भी है कि नहीं आता है, या आपकी यूनिवर्सिटी उनकी लिस्ट में आती है कि नहीं आती है। ठीक, अब जब हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो यहाँ हमको बताया गया है कि भाई ये जो लॉ ऑफिसर का जो हमारा ये वैकेंसी है, ये एक ग्रेड ए की वैकेंसी है। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया था, ग्रेड ए की ये वैकेंसी है, एलएलबी डिग्री हमको इसमें चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा एक चीज जो यहाँ पे मैंडेटरी बताई गई है, देखो ये वाला पॉइंट पढ़ो उसका, द कैंडिडेट शुड प्रोड्यूस द ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विद द बार काउंसिल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा इस वैकेंसी के लिए, तब आपको अपने बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ओरिजिनल परमानेंट वाला रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सनद जिसको हम कहते हैं, वो आपको प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे यहाँ 2 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। ठीक, और कौन कौन है जिसको कि ये 2 साल का सॉरी जिसको कि ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, देखो कौन है वो लोग होंगे, एप्लीकेबल फॉर दोज कैंडिडेट्स हु आर क्लेमिंग वर्क एक्सपीरियंस इन अ लॉ फर्म, चेंबर, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट और एंगेज इन डिपार्टमेंट पर्टिकुलर इन लॉ। या तो आप किसी लॉ फर्म में काम करते हैं, किसी एडवोकेट के अंदर काम करते हैं, खुद की प्रैक्टिस करते हैं, या गवर्नमेंट के किसी लॉ डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको अपना बार काउंसिल का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त सबमिट करना पड़ेगा। साथ ही साथ इन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से आपको अपना एक सर्टिफिकेट भी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी जनरेट करवाना पड़ेगा। वो कैसे जनरेट होगा, उसका क्या फॉर्मेट है, वो भी आगे दिया हुआ है। पूरा फॉर्मेट इनने दिया है कि किस तरह से आपको जनरेट करवाना है। ठीक, अब एक चीज और यहां ध्यान देने वाली है, देखो कॉमन पॉइंट सारे, ये जो कॉमन पॉइंट्स है ये सारे के सारे वैकेंसीज के लिए यहां लिखा हुआ है। एप्लीकेशन एप्लीकेंट शुड बी इन अ पोजीशन टू प्रोड्यूस फाइनल डिग्री मार्कशीट बाय 30 सितंबर 2026। 30 सितंबर 2026 के पहले पहले आपको अपनी फाइनल मार्कशीट सबमिट करनी पड़ेगी वेबसाइट के ऊपर, तभी आप एग्जाम के लिए एप्लीकेबल माने जाओगे। ठीक है, अगर आपके पास 30 सितंबर के पहले पहले आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट नहीं है तो आप फिर इस पर्टिकुलर एग्जाम में या इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते और ना ही इस एग्जाम में आप बैठ सकते हो। हमारे लिए ये वाला पॉइंट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी सारे लोग बोलते हैं कि सर मेरा अभी फाइनल ईयर चल रहा है तो क्या मैं ये एग्जाम दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगी। आप दे सकते हो, बशर्ते आपका जो फाइनल ईयर की मार्कशीट है वो इस तारीख के पहले आपके हाथ में होनी चाहिए, जो कि मेरे ख्याल से आ जाती है ना। जून जुलाई में एग्जाम होता है, मई जून में, तब तक ये डिग्री आपके हाथ में, डिग्री नहीं एक्चुअली जो मार्कशीट है वो आपके हाथ में आ ही जाती है। इसके अलावा एक एज लिमिट यहां पे बता दी गई है। ठीक है,
एज लिमिट इन्होंने स्पेसिफाई कर दी है, ये मैक्सिमम एज लिमिट है। ठीक है, ये इन्होंने मैक्सिमम एज लिमिट रखी है कि मैक्सिमम एज लिमिट कितनी रहेगी इस पर्टिकुलर वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए, और साथ ही साथ रिलैक्सेशन भी है। तो जो ग्रेड ए लॉ ऑफिसर की हमारी वैकेंसी है, इसमें 30 साल मैक्सिमम एज है, मतलब आपकी जो उम्र है वो 30 साल से नीचे होनी चाहिए, तभी आप इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और वो 30 साल भी कब? 1 जुलाई 2026, 1 जुलाई 2026 तक अगर आप 30 साल या उससे कम की एज के हैं तो ही आप इस एग्जाम के लिए बैठ सकते हैं, इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 30 के ऊपर हैं इस एज पर या इस एज के पहले, या इस डेट पर या इस डेट के पहले, तो फिर आप इस पर्टिकुलर एग्जाम में नहीं बैठ सकते, या इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, ये बात याद रखिएगा। लेकिन यहां पे एक छोटी सी रिलैक्सेशन दे दी गई है। ठीक है, एज में एक छोटा सा रिलैक्सेशन दे दिया गया है। अब ये जो रिलैक्सेशन है ना भाई, ये रिलैक्सेशन जनरल वालों के लिए तो नहीं है। देखो, जनरल वालों के लिए रिलैक्सेशन नहीं है। 1996 दिया हुआ है जनरल वालों के लिए, 1996 मतलब 30 साल का ही होता है। ठीक है, तो जनरल वालों आपके लिए जो एज क्राइटेरिया है वो मैक्सिमम 30 साल का ही है। मतलब अगर आप 30 साल के ऊपर के हो तो आप इस पर्टिकुलर एग्जाम को नहीं दे सकते। लेकिन बाकी लोगों के लिए चेंज हो गया है। जैसे कि अगर आप ओबीसी के लिए देखते हैं तो ओबीसी के लिए 1993 अगर आप बॉर्न हैं, 1993 मतलब क्या, 33 साल। अगर आपको एज रिलैक्सेशन कब तक का दे दिया है? 33 साल का दे दिया है। ठीक है, अगर आप 33 साल की उम्र तक आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। सेम अगर वहां एससी एसटी की हम देखें तो यहां 1 जुलाई 1991 दे दिया गया, और 2 साल मिला लो, यानी एससी एसटी के लिए 35 साल का। जनरल के लिए मैक्सिमम एज 30 साल है, ओबीसी के लिए मैक्सिमम एज 33 ईयर्स है, और एससी एसटी के लिए मैक्सिमम ईयर 35 ईयर्स है। ठीक है, इतने साल के अगर आप हैं इन कैटेगरीज के अंदर तो ही आप एग्जाम दे सकते हैं इनके अंदर, या तो बाउंड्री पे या इनके अंदर। अगर इससे ऊपर है तो आप एग्जाम नहीं दे सकते। अगर आपका बर्थडे 1 जुलाई से पहले आता है तो भी आप एग्जाम नहीं दे सकते, क्योंकि आप कुछ दिन बड़े हो जाओगे। आप 30 साल के तो रहोगे, लेकिन 30 साल में कुछ दिन बड़े हो जाओगे, 1 महीना 2 महीना, तब भी आप एग्जाम नहीं दे सकते। अगर आपका बर्थडे जो है अगर वो 30 या 31 जून को भी आता है तो भी आप, 30 जून, सॉरी 31 जून तो होता ही नहीं, 30 जून को भी अगर आता है तो भी आप एग्जाम जो है वो नहीं दे पाओगे। ठीक, अब इसके बाद वर्क एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो भाई जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस के लिए एक डेडलाइन दे दिया गया है 30/6/2026। ये डेडलाइन है वर्क एक्सपीरियंस की। इसके पहले आपके पास क्या होना चाहिए? इसके पहले, इस डेट के पहले आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, इस डेट के पहले आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा। 30 जून 2026। ठीक, ये मिनिमम क्राइटेरिया है, ये मिनिमम क्राइटेरिया है। वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड है। देखो, कुछ पीएसयूज होते हैं जो कि वर्क एक्सपीरियंस नहीं मांगते, कुछ पीएसयूज होते हैं जो कि वर्क एक्सपीरियंस मांग लेते हैं। ठीक है, जैसे अभी टीएचडीसीएल की वैकेंसी निकली थी, उसके अंदर उन्होंने वर्क एक्सपीरियंस नहीं मांगा था, उनको वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, लेकिन वो क्लैट पीजी के थ्रू एग्जाम ले रहे हैं। उनने बोला है कि पहले क्लैट पीजी का पेपर क्लियर करो, उसके बाद हम आपका इंटरव्यू और जीडी करेंगे। लेकिन यहाँ इनने क्या किया, इनने बोला कि नहीं, हमारा एग्जाम खुद कराएंगे। और मैं बता दूं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पहली बार अपना एग्जाम खुद करा रही है। अदरवाइज ये भी क्लैट पीजी के थ्रू ही हायरिंग करते थे। क्लैट पीजी दो, जीडी राउंड में बैठो, जीडी से इंटरव्यू में जाओ और उसके बाद सिलेक्शन होता था। लेकिन इनने क्या किया, खुद एग्जाम करा रहे, खुद एग्जाम कराएंगे, खुद जीडी कराएंगे, खुद इंटरव्यू लेंगे। और एक चीज याद रखिएगा कि आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जीडी या इंटरव्यू में बैठने दिया जाएगा। इसका क्या रीजन है मैं आपको बता देता हूं। मान लो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 10 ही सीट्स निकाली हैं, ठीक है, और जो लोग एग्जाम में क्वालिफाई कर दिए वो है 100 लोग। ठीक है, तो जो पीएसयूज होते हैं वो क्या करते हैं भाई, अगर 10 सीट्स है ना, अगर 10 सीट्स निकाली हैं तो उससे 3 गुना लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं, यानी 30 लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। अब भाई भरी तो 100, मतलब एग्जाम तो 100 लोगों ने पास किया, तो बाकी 70 का क्या होगा, बाकी 70 हट जाएंगे। उन 100 में से जो टॉप 30 होंगे, अगर 10 सीट्स निकाली गई हैं तो उन 100 में से जो टॉप 30 होंगे, उन टॉप 30 को जीडी राउंड के लिए कॉल किया जाएगा। फिर उसमें से फिल्टरेशन होगी और जो बचे हुए लोग होंगे उनको इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा। फिर उसमें से जो जो सिलेक्ट होता है उसको जॉब दी जाएगी। ठीक है, तो मतलब सीधी बात, जितनी भी वैकेंसी निकलेगी उसका इंटू 2 या इंटू 3 लोगों को वहां पे
बुलवाया जाएगा जीडी और इंटरव्यू के लिए। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर आपका एग्जाम निकल गया है तो आपको जॉब मिल जाए, एग्जाम अच्छे नंबर से निकलना चाहिए। ठीक है, आपको टॉप रैंक में आना पड़ेगा, टॉप 30 में, टॉप 40 में आना पड़ेगा, तब कहीं जाके ये जॉब के लिए आपको कॉल आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, सेम गोज विद क्लैट पीजी, क्लैट पीजी में भी ऐसा ही होता है। ठीक, अब जब यहां से आगे बढ़े, प्रूफ देखो मैंने बताया था प्रूफ ऑफ एक्सपीरियंस के लिए नीचे हमने पूरा का पूरा एक बता दिया है कि प्रूफ ऑफ एक्सपीरियंस कैसे काउंट करेंगे। तो भाई कोई भी कैंडिडेट जो कि शॉर्टलिस्ट किया गया है उसके पास एक लेटर हेड के ऊपर जिस भी डिपार्टमेंट, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन, जिस भी लॉ फर्म, कोर्ट, गवर्नमेंट ऑफिस या किसी भी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से अगर इस व्यक्ति ने क्या किया है, काम किया है वहां एज ए लॉ ऑफिसर या एज ए लॉयर या एज ए एडवोकेट, तो वो वहां से उनके लेटर हेड के ऊपर एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा सकता है। अब वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सबसे पहले क्या कंटेन करेगा, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा सबसे ऊपर। दूसरी चीज वर्क प्रोफाइल क्या थी एप्लीकेंट की, वो वर्क प्रोफाइल वहां मेंशन होगी, और डेट ऑफ सर्विस ऑफ पीरियड वहां पे मेंशन होगा कि आपने कितने टाइम वहां सर्व किया है। ठीक है, आप एक से ज्यादा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। मान लीजिए आपने एक जगह 2 साल काम नहीं किया है, आपने 6-6 महीने के टाइम फ्रेम में 4 जगह काम किया है, या फिर 1-1 साल के टाइम फ्रेम में 2 जगह काम किया है, तो आप 2 एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी वहां पे लगा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इसी फॉर्मेट में होना चाहिए जो यहां पे दिया हुआ है। एंड वन मोर थिंग, इंटर्नशिप्स, टीचिंग एक्सपीरियंस और पार्ट टाइम वर्क को यहां पे एक्सपीरियंस में, वर्क एक्सपीरियंस में कवर नहीं किया जाता है। अगर आपने लॉ किया और लॉ करने के बाद आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, या आप लॉ के साथ इंटर्नशिप कर रहे हैं, या आप टीचिंग जॉब कर रहे हैं जैसे कि मैं कर रहा हूं, या फिर आप कोई दूसरा एनजीओ वर्क कर रहे हैं एज अ लॉयर, ठीक है, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, किसी वकालतनामे में आपका नाम नहीं है, किसी एडवोकेट के साथ नहीं जाते हो, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या नहीं कर सकते, आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। हालांकि लोग क्या करते हैं, लोग भाई बिना कहीं जाए भी किसी ना किसी सीनियर को पकड़ लेते हैं और उससे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं कि भाई मैं तो 2 साल आया हूं। कर सकते हो आप भी, अगर चाहो तो ये चीज कर सकते हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई क्रॉस चेक करने वाला है कि वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपने एक्चुअल जाके बनवाया है या बस घर बैठे बैठे बनवा लिया। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि एक्सपीरियंस हो आपके पास तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जो जीडी राउंड होता है भाई वहां प्रैक्टिकल टेस्ट लिए जाते हैं, जिसमें अगर आपके पास थोड़ा बहुत वर्क एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आप उस जीडी राउंड से ही बाहर हो जाओगे, आप इंटरव्यू तक पहुंच ही नहीं पाओगे, है ना। तो एग्जाम ऐसा नहीं है कि हल्का फुल्का है, एग्जाम भाई ये तगड़ा होता है ना। वहां तक इंटरव्यू तक पहुंचना इस एग्जाम में बहुत बड़ी बात है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन देखिए, अब ये हैं भाई एक्चुअल डेट्स, ये हैं एक्चुअल डेट्स जो कि नोटिफाई करी गई हैं। देखो, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट है वो है हमारी 14/8/2026, 14/8/2026 यानी कि 14 अगस्त 2026 से एप्लीकेशन फॉर्म भराने स्टार्ट हो जाएंगे। आप इस दिन से एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, और जो लास्ट डेट है वो है 3/9/2026। ठीक है, 3/9/2026 मतलब सितंबर, 3 सितंबर 2026 शाम को, रात को 12 बजे तक नहीं, शाम को 5 बजे तक। ठीक है, केवल शाम को 5 बजे तक ही फॉर्म भराएगा, उसके बाद नहीं भराएगा, ये चीज याद रखना। और लास्ट डेट आने का इंतजार मत करना, अगर भरना है तो अभी भर दो, क्योंकि फॉर्म तो खुले हुए हैं। एडमिट कार्ड का इशू होगा, एडमिट कार्ड इशू होगा आपको 15/9 को, और एग्जाम होगा आपका 24/9 को, 24/9 को एग्जाम, 15/9 को एडमिट कार्ड। ठीक, ये इतनी डेट्स याद रखिएगा, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं डेट वाले कॉलम का, तो हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक, अब जब हम आगे बढ़ेंगे भाई देखिए, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है इस पर्टिकुलर डिटेल नोटिफिकेशन के अंदर, बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, और मेरे ख्याल से सारी चीजें हमारे लिए जानना जरूरी भी है। अब आ जाते हैं भाई हम सिलेबस के ऊपर। देखिए ये यहां समझिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली सिलेबस उतना आसान नहीं है जितना दिखता है। ठीक, सिलेबस में क्या क्या चीजें कवर है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहली चीज सिलेबस में जो कवर है वो क्या है भाई, 2 डोमेन में हमारे इस सिलेबस को डिवाइड करके रखा है, 2 डोमेन में सिलेबस डिवाइड है। पहला है जनरल एप्टीट्यूड, और दूसरा है आपका डोमेन नॉलेज, जो कि यहां हमारा लॉ है। ठीक है,
जनरल एप्टीट्यूड में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश लैंग्वेज, ये तीन चीज आती हैं। ये तीनों मिला के 50 नंबर की आती हैं और इसको करने के लिए आपके पास केवल 60 मिनट होते हैं। ठीक है, ये दोनों एग्जाम अलग अलग होते हैं, सेम सेम डे होगा, सेम टाइम पे होगा, लेकिन पहले आपको ये अटेम्प्ट करना रहेगा, फिर आपको ये अटेम्प्ट करना रहेगा। ठीक है, पहला वाला एग्जाम आपका 60 नंबर का, सॉरी 50 क्वेश्चन का 50 नंबर कैरी करेगा और आपके पास 60 मिनट यानी कि 1 घंटा होगा उसको कवर करने के लिए। और वहीं जो आपका दूसरा लॉ वाला एग्जाम है उसमें भी 50 क्वेश्चंस आएंगे, 90 मिनट के होंगे और पर क्वेश्चन कैरी करेगा 1 मिनट, यानी 150 मिनट का आपका टोटल पेपर होगा, जिसमें कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ठीक है, 1 नंबर सही आंसर पे, 0.25 गलत आंसर पे। अब एक बात और, ऐसा नहीं है कि इसको मिला के आपको कट ऑफ लेकर आना है, आपको दोनों पार्ट्स को सेपरेटली अटेम्प्ट करना है और दोनों पार्ट्स में आपके सेपरेट कट ऑफ होने चाहिए, मतलब सेपरेट कट ऑफ आपके क्लियर होने चाहिए, तभी आप एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर पाओगे। ठीक है, इसके लिए अगर 40% कट ऑफ है तो आपका वो 40% भी क्लियर होना चाहिए, लॉ के लिए 40% कट ऑफ है तो वो लॉ का 40% भी क्लियर होना चाहिए, और जो टोटल कट ऑफ है, जो टोटल कट ऑफ है वो भी आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आपको जीडी राउंड के लिए कॉल आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो ऐसे तरह से ये भाई एग्जाम को कठिन कर देते हैं। पेपर 1 का भी कट ऑफ क्लियर करो, पेपर 2 का भी कट ऑफ क्लियर करो और कंबाइन दोनों का भी कट ऑफ क्लियर करो, तब जाके माना जाएगा कि आपने क्या किया है, तब जाके आप माना जाएगा आपने एग्जाम क्लियर किया है। ठीक है, तो मान लो अगर ये हमारा 50 नंबर का पेपर है, तो अगर इसमें पासिंग मार्क्स 25 नंबर है तो आपको 25 नंबर से ऊपर लाना पड़ेगा। ठीक, अगर यहाँ 50 का है और मार्क्स पासिंग मार्क्स 30 नंबर है तो 30 से ऊपर लाना पड़ेगा पास करने के लिए। बाकी मेरिट लिस्ट में आने के लिए आपको और अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, और इस एग्जाम में केवल पास होने से कुछ नहीं होगा, यहां अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको मेरिट लिस्ट में आना पड़ेगा। ठीक है, मेरिट लिस्ट में आए बिना यहां जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक, तो दोनों के दोनों पेपर्स को सीरियसली लीजिएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव मार्किंग बता दी गई है। Each question carry 1 mark and 0.25 will be deducted for every incorrect answer. 1 मार्क सही जवाब के लिए और 0.25 डिडक्ट होंगे गलत जवाब के लिए। ठीक, बाकी जो लॉ का सिलेबस है वो बहुत डिटेल सिलेबस है, हालांकि इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया है, उसमें वही जनरल सब्जेक्ट्स आते हैं जो हम पढ़ते आए। मेजर सब्जेक्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो गया, लॉ ऑफ टॉर्ट हो गया, पूरा का पूरा क्रिमिनल लॉ हो गया। ठीक है, लेबर इंडस्ट्रियल एनवायरमेंट लॉ, आईपीआर, आपका फैमिली लॉ, ठीक है, ज्यूरिस्प्रूडेंस, यही सारे लॉज जो हैं आपके पर्टिकुलर जो इस एग्जाम का सिलेबस है उसके अंदर आते हैं। ठीक है, यहां स्पेसिफिकली नहीं बताया गया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो आएंगे। इसके अलावा ये जो है ये सेंटर्स की लिस्ट है, सेंटर की लिस्ट यहाँ पे दे दी गई भाई, कौन कौन से सेंटर्स इनके पास हैं, कहाँ कहाँ पे एग्जाम करवाया जाएगा। हालांकि जो सिलेबस की लिस्ट है ना, मेरे ख्याल से वो बहुत जल्दी नोटिफाई करी जाएगी आईओसीएल के द्वारा। ये भी 2 नोटिफिकेशन है एक्चुअली, पता है, एक नोटिफिकेशन 11 तारीख को आया था, ठीक है, जो मैंने सबसे पहला दिखाया था वो 11 तारीख का नोटिफिकेशन था, फिर उसके बाद ये दूसरा डिटेल नोटिफिकेशन निकाला है। अब इसके बाद मेरे ख्याल से एक तीसरा नोटिफिकेशन और आएगा जिसमें ये डिटेल सिलेबस भी बताएंगे कि डिटेल सिलेबस क्या होने वाला है, तो वो सिलेबस भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, जो भी डिटेल सिलेबस आएगा इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। ठीक है, अब शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया अगर हम देखें, शॉर्टलिस्टिंग की प्रोसेस अगर हम देखें तो कि किस तरह से शॉर्टलिस्ट किया जाता है, मैंने अभी आपको बताया, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं, यहां थोड़ा डिटेल में दिया गया है कौन कैसे एलिजिबल होगा। देखो 3 लेवल हैं, सबसे पहले आपका ये सीबीटी एग्जाम होता है, मैं बता दूं आपको, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, पेन पेपर नहीं होता है। अगर आप इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो आप जीडी राउंड में जाएंगे और जीडी से आप इंटरव्यू राउंड में जाएंगे। ठीक है, सीबीटी एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपके पास देखिए क्या होना चाहिए भाई। अगर आपको सीबीटी एग्जाम क्लियर करना है तो आपके पास सबसे पहली चीज मेरिट लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। मेरिट लिस्ट मतलब दोनों के दोनों जो आपके पोर्शंस हैं ए और बी, जो मैंने बताया है, एक तो जनरल लॉजिकल रीजनिंग वाला और दूसरा हमारा लॉ वाला, मतलब जनरल एप्टीट्यूड और लॉ वाला, इन दोनों में आप मेरिट लिस्ट भी होना चाहिए, तभी आप जीडी राउंड तक पहुंचेंगे। केवल पास होने से वहां कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पास तो बहुत लोग हो जाएंगे, लेकिन टॉप 20 या टॉप 30 लोगों को ही जीडी राउंड के लिए बुलाया जाएगा। इसलिए सीबीटी में आपको मेरिट लिस्ट पे आना है।
फिर जो जीडी है ये इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता, ये 10% है, इसमें आपसे या तो जनरल डिस्कशन कराया जाएगा या फिर आपसे कुछ प्रैक्टिकल थ्योरीज, कुछ प्रैक्टिकल चीजें करवाई जाएंगी जिसके बेस पे डिसाइड किया जाएगा कि किस कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए ले जाना है और किसको नहीं ले जाना है। कैसे ले जाते हैं मैंने बताया था भाई, 10 लोग रहेंगे, उसमें 30 लोगों को हायर किया जाएगा 10 पोस्ट के लिए, जिसमें से इन 30 में से इस पर्टिकुलर राउंड में और 10 या 20 शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, या तो 10 लोग रखते हैं या 20 लोग रखते हैं ये लोग आगे इंटरव्यू राउंड के लिए। ठीक है, इंटरव्यू तक पहुंचते 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 बहुत शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं लोग। कभी कभी ऐसा होता है कि 10 पोस्ट के लिए 8 या 9 ही लोग पहुंचे, पूरे 10 भी नहीं पहुंच पाए, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। इसके अलावा कैंडिडेट्स देखिए, तीसरा पॉइंट देखिए, कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू सिक्योर 40% इन ईच सेक्शन ए एंड बी एंड मिनिमम 45 मार्क्स इन ओवरऑल। देखो, अगर आप ईडब्ल्यूएस जनरल या ओबीसी कैटेगरी से हैं तो भाई आपको ए और बी दोनों सेक्शंस, ये जो हमारे ए और बी सेक्शन थे, ये वाले ए और बी सेक्शन, इन दोनों में आपको 40% मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है ए और बी सेक्शंस में आपको 40% मार्क्स लाने हैं, प्लस टोटल ओवरऑल मिला के आपके 45% होने चाहिए, तब कहीं जाके ये माना जाएगा कि आपने सीबीटी एग्जाम पास किया। एंड सेम एससी एसटी कैटेगरी के लिए दोनों पोर्शन में 35% होना चाहिए और टोटल 40% होना चाहिए, तब माना जाएगा कि आपने सीबीटी एग्जाम जो है उसको क्लियर कर लिया है, और तब आपको जीडी राउंड के लिए कॉल आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि दोनों के दोनों जो पोर्शन है वो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, सीबीटी राउंड में पोर्शन ए के लिए भी प्रिपेयर करना पड़ेगा और लॉ वाले पोर्शन के लिए भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को पास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, अब अगर हम मेरिट लिस्ट की बात करें, मेरिट लिस्ट के लिए इन्हें सेपरेट एक पूरा चार्ट देके रखा है कि इनके अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट क्या होता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में अगर कोई व्यक्ति 85% ले आता है, ग्रुप डिस्कशन जो कि ज्यादा वेटेज रखता नहीं है, मेरे ख्याल से 5% का ही वेटेज होता है, अगर उसमें आपके पूरे ये इन्हें एक्चुअली वेटेज बताया है कि अगर हम 100% ले लें तो 85% वेटेज होता है सीबीटी एग्जाम का, 5% वेटेज होता है ग्रुप डिस्कशन का और 10% वेटेज होता है इंटरव्यू का। यानी ये तीनों आपको क्लियर करने पड़ेंगे, तभी जाके कहीं आप जॉब पा पाओगे, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तभी कहीं जाके आपको जॉब मिलेगा, अदरवाइज आपको जॉब नहीं मिलेगा। और इसमें भी आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स बता दिए गए हैं, इसमें आपके 45 होने चाहिए, जीडी राउंड में आपके 40 होने चाहिए और इंटरव्यू राउंड में भी आपके 40% मार्क्स होने चाहिए, तभी कहीं जाकर आप माने जाओगे कि आप इस एग्जाम के लिए क्वालिफाई किए गए, या तभी कहीं जाके आपको जॉब दी जाएगी आईओसीएल द्वारा। ठीक, अब भाई ये ऑनलाइन एग्जाम है। ठीक है, ब्लैक कोई भी पेन पेपर बेस्ड एग्जाम नहीं है, ऑनलाइन एग्जाम है, ऑनलाइन एग्जाम किया जाएगा। कुछ बेसिक चीजें बता दी गई है कि भाई आपको अपनी एक फोटो आपकी होनी चाहिए जो कि रीसेंट फोटोग्राफ होनी चाहिए, ब्लैक इंक कलर से आपका एक सिग्नेचर होना चाहिए एक पेपर पे जो आप अपलोड करोगे, वो सारी चीजें हैं। ठीक है, ब्लू इंक से आपको व्हाइट पेपर के ऊपर एक थंब इंप्रेशन लगा के उसको भी अपलोड करना है। ठीक है, इतनी चीजें हैं जो आप इंश्योर कर लीजिएगा फॉर्म भरने के पहले आपके पास हो। ठीक है, ताकि जब भी आप फॉर्म भर रहे हो उस टाइम पे कोई दिक्कत ना हो, ये चीजें आपको अपलोड करनी पड़ेगी, फोटो, सिग्नेचर ब्लैक पेन से और थंब इंप्रेशन लेफ्ट हैंड का। खैर वहां हैंड मेंशन नहीं है लेकिन यूजुअली लोग लेफ्ट हैंड का ही करवाते हैं, तो लेफ्ट हैंड का ब्लू इंक से। ठीक है, देन इसके बाद बहुत जनरल इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई हैं जो कि सारे एग्जाम्स के लिए सेम ही होती हैं, मेरे ख्याल से इनको ये उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। देखिए, आप चाहें तो ये पर्टिकुलर नोटिफिकेशन पूरा देख सकते हैं, बाकी की इंफॉर्मेशन उतनी इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। ठीक, बाकी जो इसका एक टाइम नोटिफिकेशन जो डेट वाला है वो मैं आपको एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ यहाँ पे कि कौन कौन सी डेट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये एक बार पहले हम सिलेबस देख लेते हैं, चलिए पहले हम सिलेबस देख लेते हैं, एक डिटेल सिलेबस जो कि अभी तक आता था वो हम देख लेते हैं। ठीक है, ये सिलेबस एक्चुअली अभी अभी रिलीज किया गया था। इस सिलेबस में अगर हम लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग में जो है डिडक्शन
लॉजिकल रीजनिंग में क्या क्या आएगा भाई? डिडक्शन एंड इंडक्शन आएगा, एनालॉग न्यूमेरिकल रिलेशन एंड रीजनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, शेप्स, ट्रांजिशन, ये सारी चीजें यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ लॉ का सिलेबस भी ने दे के रखा है, टेंटेटिव सिलेबस, जिसको हम देख सकते हैं, लेकिन वो अभी फाइनल सिलेबस आई गेस नहीं है, क्योंकि इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में इतनी बार चेंजेस किए गए हैं कि आप अभी कह नहीं सकते कि फाइनल सिलेबस किसको माना जाए। ठीक है, ये वैसे एक सिलेबस है, लेकिन अगर आप चाहे, आप चाहे क्या, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन चालू कर दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए वही बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ठीक है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, सेल्स ऑफ गुड्स, सोगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, कंपनीज एक्ट है, इंसॉल्वेंसी, बैंक करप्सी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, स्पेशली फोकस करना है आपको कहाँ? आर्टिकल 32 और 226 आपका जो रिट्स होते हैं उनके ऊपर। ठीक है, पर्सनल डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 भी यहां पर है, कंपटीशन एक्ट, ये बहुत सारे एग्जाम्स में देखने के लिए मिलता है, कंपटीशन एक्ट ये भी है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑब्वियसली होगा क्योंकि हम एक पीएसयू में जॉब करने जा रहे हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन बहुत मेजर एक्ट है यहाँ पे, एसेंशियल कमोडिटीज, लीगल लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, पब्लिक प्रीमाइसेस एविक्शन एक्ट। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा सेबी गाइडलाइंस की ओवरव्यू यहां पे आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, और इसके अलावा अगर प्रोसीजरल लॉ की बात करें तो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन 1996 आ जाएगा, मीडिएशन एक्ट आ जाएगा, सिविल प्रोसीजर सीपीसी आ जाएगा, बीएनएसएस आ जाएगा, पीएसए आ जाएगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी आ जाएगा, लिमिटेशन एक्ट भी आएगा, और कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 भी यहां पे आएगा। लेकिन इन सारे सब्जेक्ट्स में से हर साल क्वेश्चंस नहीं बनते। अब खैर ये तो पहली बार कंडक्ट करवा रहे हैं तो यहां कुछ कह नहीं सकते, लेकिन यही मिलता जुलता सिलेबस क्लैट में भी होता है और हर साल सारे सब्जेक्ट से नहीं बनते। अब इनका एग्जाम का क्या पैटर्न है ये हम अभी प्रिडिक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ये पर्टिकुलर एग्जाम आईओसीएल पहली बार कंडक्ट करवाने वाला है। लेकिन ये एग्जाम का पैटर्न हम एक तरह से अनुमान लगा सकते हैं। ये एग्जाम मेरे ख्याल से बिल्कुल आईबीपीएस लॉ ऑफिसर जो एसओ का होता है, स्पेशलाइज्ड ऑफिसर का, उसके जैसा हो सकता है। वहां आपकी बेयर एक्ट आपके लिए इनफ होती है, उस एग्जाम में आपकी बेयर एक्ट आपके लिए इनफ होती है, आपको उससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम में भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप बेयर एक्ट इन सारे सब्जेक्ट्स की अगर एक बार पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो उतना इस एग्जाम को निकालने के लिए काफी होगा। केस लॉज मेरे ख्याल से इस एग्जाम में नहीं पूछने वाले, ज्यादा डॉक्ट्रिन्स नहीं आने वाली, सीधा जो हमारा बेयर एक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस इसके अंदर आ सकते हैं। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आपके इंफॉर्मेशन के लिए आपके पास रहेगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। अदरवाइज ये पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है ये मैं आपको प्रोवाइड भी करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स का भी यहाँ पर दिए हुए हैं सिलेबस, काफी सारे सब्जेक्ट के सिलेबस हैं यहाँ पे, ऑलमोस्ट सारे ही सब्जेक्ट के सिलेबस यहाँ ने दे दिए हैं। इसके अलावा एक बार लास्ट टाइम और हम सारी डेट्स रिकॉल कर लेते हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। 14/8/2026 को 12 AM रात को 12 बजे से जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो गई है। ठीक है, आप फॉर्म भर सकते हैं। जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो 3/9/2026 शाम को 5 बजे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं, एडिटिंग करनी है, तो 3/9/2026 को शाम 5 बजे तक ही आप अपने फॉर्म में एडिटिंग करवा सकते हैं, उसके बाद नहीं करवा पाएंगे। देन आपका जो एप्लीकेशन है उसको आप 18/9/2026 को प्रिंट कर सकते हैं, शाम को 5 बजे से चालू हो जाएगा। एंड जो आपका ऑनलाइन फी की डेट है वो है 14/8/2026। ठीक है, 14/8/2026 12 बजे से लेके 3/9/2026 5 बजे तक, इस टाइम के बीच में आपको अपना जो फीस है उसको भी पे कर देना है। ठीक है, तो यही था हमारा नोटिफिकेशन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की लॉ ऑफिसर की वैकेंसी का। अगर आप लोग इस वैकेंसी में इंटरेस्टेड हैं तो मैं बोलूंगा बिल्कुल एग्जाम दीजिए। इस बार इस एग्जाम को देने में बेनिफिट ये है कि आपको क्लैट पीजी क्लियर नहीं करना पड़ेगा। क्लैट पीजी इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कठिन एग्जाम, ये तो फिर भी बहुत ज्यादा इजी है। ये जो सिलेबस है ना ये बहुत ज्यादा इजी है, और ये मैं इसको पास करने का जो क्राइटेरिया है ना जो 40-45% का दिया है वो भी बहुत इजी है। अगर आप क्लैट पीजी की तरफ जाते तो वो बहुत ज्यादा कठिन हो जाता। तो इस एग्जाम को जरूर टारगेट कीजिएगा। हालांकि क्लैट पीजी भी बहुत पास में है, अगर आप क्लैट पीजी को भी टारगेट कर रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छा है, आप उसके लिए हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। लेकिन ये एग्जाम आपके लिए बहुत ज्यादा
इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं ये आपको रिकमेंड करूंगा कि इस एग्जाम को अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। ठीक है गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।